प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। ये लो, तुम्हारा हाथी तो गया। इस खेल में हम किसे और किसके जरिए मात देनी होती है, ये रणनीति हम खुद तय करते हैं। एक बार घेरे में ले लिया तो छोटा सा प्यादा भी हाथी को मात दे देता है, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा नहीं होता है। जीवन में हम जो कुछ भी सोचते हैं या जो कुछ भी रणनीति बनाते हैं, ठीक वैसा ही हो ये जरूरी नहीं है। वक्त ब्रदर, वक्त। इसे वक्त का ही खेल कहते हैं। जरा सा ध्यान हटा के बाजी गई हाथ से। ये शय, ये मात। इसलिए बोलते हैं ना ब्रदर कि खेल को खेल समझकर ही खेलो। अरे हाँ, खेल से याद आया, तुम्हारे उस मिशन का क्या हुआ? नहीं, अभी तक तो निराशा ही हाथ लगी है, पर हाँ, मैं इसमें कामयाब जरूर होऊंगा। रंजीत, मैं इस मकसद को तुम्हारे जरिए ही पूरा करना चाहूंगा। पर कब? तुम्हारे कहने पे मैं चुप बैठा हूं और उसकी बातें हमेशा मेरे दिमाग में कौंती रहती है। छोटी सी रकम का ही तो डिमांड किया उसने। तुम कहो तो मैं देकर के अपने सिर से ये बोझ उतार लूं। अभी नहीं, अभी नहीं दोस्त। अभी नहीं? अभी नहीं, अभी नहीं कहकर तुमने मुझे चुप करा रखा है। तुम इतने बड़े महकमे में आईएएस ऑफिसर हो, इसलिए तुम्हारे इशारे का इंतजार कर रहा हूं। तो मालूम है, कल रात भी उसका फोन आया था। इसके पहले कि मैं फोन उठाता, फोन कट गया। लेकिन उस फोन की घंटी ने थोड़ी देर के लिए मुझे बहुत परेशान कर दिया था। रंजीत, पैसा देकर तुम तो निश्चिंत हो जाओगे, पर उसके पीछे मकसद क्या है वो हमें नहीं पता चलेगा। हमें उस मकसद तक पहुंचना है। जब तक तुम उस मकसद तक पहुंचोगे, तब तक तलवार मेरे गर्दन पर लटकती रहेगी ना। और मुझे नहीं लगता कि तुम उस मकसद तक पहुंच पाओगे, क्योंकि उसे अच्छी तरह से पता कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। देखो, तुम्हें कोई और रास्ता अपनाना होगा। एक काम करते हैं रंजीत, मैं तुम्हें ट्रांसमीटर का बंदोबस्त करवा देता हूं। उससे तुम्हारे पल पल की खबर हमें लगती रहेगी। बस तुम अपनी पूरी दिन की डिटेल्स हमें ईमेल करते रहना। और हाँ, जब भी उसका फोन आए और वो जहां भी तुम्हें बुलाए, जरूर जाना।
उनके मुताबिक पुलिस अंदर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और मीडिया को जो भी जानकारी मिलेगी वो पुलिस ही देगी। ये कोलाबा के जाने माने उद्योगपति कपाड़िया का मामला है। कुछ लोग सीबीआई बनकर आते हैं, काले धन के नाम पर छापा मारते हैं और फिर लाखों रुपए की लूट करके चले जाते हैं, पर पुलिस डिपार्टमेंट को कुछ मालूम नहीं पड़ता है। और यही स्थिति दादर के एक मशहूर डॉक्टर व्यास ठाकुर की है। सेम सीबीआई की रेड और लाखों रुपए की लूट, लेकिन हमारा डिपार्टमेंट हाथ पर हाथ धरे बैठा है, कोई रिजल्ट नहीं। और ये जो दर्दनाक चेहरा है ना, पीटर, हमारा मुखबिर, उसको हमने इस गुमनाम सीबीआई को बेनकाब करने के लिए मिशन पर लगाया था, लेकिन चंद घंटों बाद उसे मार दिया जाता है। और फिर पीटर, फिर राजू, 7-7 वारदातें हो चुकी हैं पर कुछ रिजल्ट नहीं। लेकिन हमारे 3 मुखबिर मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। शर्म की बात है। क्रिमिनल क्राइम करके चला जाता है, पर आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए। क्राइम की डिटेल रिपोर्ट तैयार की जाती है, एक फाइल बनती है और उसके ऊपर हम खूबसूरत से हस्ताक्षर कर देते हैं, पर यह नहीं जान पाते कि आखिर ये क्राइम करने वाला है कौन। सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे एक्सक्यूज नहीं चाहिए। आई वॉन्ट रिजल्ट। मुझे 10 दिन के भीतर भीतर रिजल्ट चाहिए। मेरे और मेरे डिपार्टमेंट के लिए बड़ी शर्मदायक बात है कि हम उस मुजरिम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं राठौर साहब। अब मेरा दोस्त रंजीत ही एकमात्र ऐसा है जिसके सहारे हम उस मुजरिम तक पहुंच सकते हैं। हालांकि उसमें उसकी जान को खतरा है, लेकिन मुझे रिस्क उठाना होगा। इसलिए ये केस अनऑफिशियली मैं आपको सौंप रहा हूं। मुझे आपकी काबिलियत पर पूरा भरोसा है कि आप मेरे दोस्त पर कोई खरोच तक ना आने देंगे, लेकिन ध्यान रहे इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए। देखिए, इस बारे में बेफिक्र हो जाइए। मैं ऐसा आदमी हूं कि मेरा दाहिना हाथ जो करता है वो मेरे बाएं हाथ को पता तक नहीं होता। एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आप ये केस कमांड फोर्स को ही क्यों सौंपना चाहते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। हो सकता है इससे मुजरिम ये समझ ले कि पुलिस हार चुकी है और वो सामने आ जाए। ऑलराइट, इन दैट केस डोंट वरी, जस्ट रिलैक्स। थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूं राठौर साहब आप इस केस पर आज से ही बल्कि अभी से काम शुरू कर दें। बाय, ठीक। और हाँ, एक बात का और ध्यान रखिएगा कि मुजरिम ने मेरे दोस्त रंजीत मलिक के मामले में अपना इरादा बदल लिया हो, लेकिन छोटी छोटी बातों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। I'll take your leave. Thank you. हाँ, लेकिन जिस आदमी का कोई नाम पता नहीं उसे ढूंढेंगे कैसे? चीफ, कॉलेज के टाइम पर मैंने एक नॉवेल पढ़ी थी, उसका नाम था गुप्त। राइटर कौन था ये तो मुझे याद नहीं, लेकिन उसमें भी मुजरिम ऐसे ही कारनामे करता था और अंत में वो पकड़ा जाता है। फिर तो ये केस और भी आसान हो गया। जिस तरह उस मुजरिम को पकड़ने के लिए वो लेखक हथकंडे अपनाता था, तुम भी अपनाओ। ये केस 1 मिनट में सोल्व हो जाएगा। इसमें मजाक की क्या बात है? हाँ, हो सकता है कि हम इस नॉवेल की मदद से ये केस सॉल्व कर दें। हेलो, मैं अभिनव बोल रहा हूं कमांड फोर्स से। देखिए, 7 साल पहले आपकी पब्लिकेशन से एक नॉवेल छपी थी, उसका नाम था गुप्त। आप जिस किताब की बात कर रहे हैं ना, वो हमने हमारे रिकॉर्ड से हटा दी, क्योंकि उस किताब को मार्केट में पब्लिश करने के बाद हमारी कंपनी बंद होने के कगार पर खड़ी है। वो किताब ही मनहूस थी। देखिए, लगता है मैंने आपकी दुखती रग पर हाथ रख दिया। मुझे सिर्फ उसके राइटर का नाम चाहिए। अब वो मेरा कोई रिश्तेदार तो था नहीं कि मैं उसका नाम और पता अपनी डायरी में लिख कर रखूं। था कोई अभागा। हेलो हेलो, फोन काट दिया।
बड़ा ही अजीब आदमी है। एक काम करते हैं, अखबार में इश्तिहार छपवाते हैं कि जिस किसी के पास वो किताब है हम तक पहुंचा दे। अरे नहीं नहीं साहिल, पहुंचाने की भी क्या जरूरत है? जिसके पास है वो खुद ही केस सॉल्व कर ले। यू आर राइट। Hey, come on, what's wrong with you both? ये क्या तुम अभी के पीछे पड़ गए हो? अरे होता है कभी कभी कुछ लोगों को छोटी छोटी बातें भी बड़ी लगने लगती है। अभी जाओ तुम जाकर रंजीत पर नजर रखो। go। फोन ने तो मेरा जीना हराम कर रखा है। वक्त बेवक्त बज उठता है और मुझे डरा देता है। आखिर ये फोन करने वाला है कौन? ना ही खुलकर सामने आता है और ना ही मेरा पीछा छोड़ता है। मत सोचो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। जो आदमी सामने आने से डरता हो वो कितना कमजोर होगा ये क्यों नहीं सोच रहे हो? खुलकर सामने नहीं आता इसलिए कमजोर होगा वो आदमी, ये सोचना भी हमारे लिए बेवकूफ़ी होगी। ठीक कहते हो बेटा, पर एक बात समझ नहीं आती कि तुम इतना डरते क्यों हो? तुम्हारे आगे पीछे तो कोई है नहीं। क्यों काका? आप मेरे अपने नहीं हैं? मेरा क्या है बेटा, आज हूं कल नहीं हूं। तुम एक काम क्यों नहीं करते बेटा, शादी क्यों नहीं कर लेते? कम से कम एक वारिस तो हो। काका, भला ऐसे आदमी से कौन शादी करेगा? इसके न सोने का ठिकाना और न जागने का। और अगर गलती से कोई लड़की मिल भी गई तो उसकी पूरी जिंदगी मेरे इंतजार में गुजर जाएगी। हेलो यार, तुमने ये एयर टिकट क्यों भेजा? सरोज, मेरा कारोबार बहुत बढ़ गया है और मुझसे अकेले संभाला नहीं जा रहा है। इसलिए कारोबार को संभालने के लिए मुझे एक बहुत ही विश्वसनीय आदमी की जरूरत है। अब भला तुमसे ज्यादा विश्वसनीय मेरे लिए कौन हो सकता है? वहां तुम अकेले या मैं अकेला, दो अकेले अगर मिलेंगे ना तो अकेलापन दूर हो जाएगा, समझे? ठीक है, मैं आता हूं। ठीक है। हेलो रंजीत साहब, किसी से बात करके काफी रिलैक्स लग रहे हैं।
त्रिपाठी ने अपना काम आप लोगों को दे दिया। उसे क्या लगता है वो अपना काम आप लोगों को दे देगा तो उसे पता नहीं चलेगा जो मेरा पीछा कर रहा है? उसे पता चल चुका है कि आप लोग मेरे जरिए उस तक पहुंचना चाहते हैं। आखिर क्यों क्यों आप लोग मेरा चैन मुझसे छीनना चाहते हैं? ये सब आप लोगों से क्यों कह रहा हूं? इसमें आप लोगों की भला क्या गलती है? आप लोग तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन प्लीज प्लीज मुझ पे एक एहसान कीजिए और मेरे रास्ते से हट जाइए, मुझे जाने दीजिए। समझ गए आप? मर चुका ही है। कैसे हुए ये सब? बहुत तेजी से ये कार मुड़ी और टेम्पो से टकरा गई। ड्राइवर कौन है टेम्पो का? मैं ही हूँ साहब। रंजीत, रंजीत, ये क्या हो गया मेरे दोस्त? रंजीत, उठो रंजीत। रंजीत, साथ रहने का वादा किया था, मुझे अकेला छोड़ के चला गया तू रंजीत। अपने दोस्त की हिफाजत मैंने आपको सौंपी थी, पर आप उसे बचा नहीं पाए। राठौर, यदि क्रिमिनल तक पहुंचने के बाद रंजीत की मौत हुई होती ना, तो मैं समझ लेता कि उसने अपनी जान की कुर्बानी दी है या वो शहीद हो गया। बीच रास्ते में अरे जब उसे मालूम पड़ गया था कि आप उसकी हिफाजत कर रहे हैं, तो आपको उसे अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। काश। सॉरी सर, एक बात समझ में नहीं आती, आपने ये केस कमांड फोर्स को क्यों सौंपा? लास्ट मीटिंग में आपने ये शक जाहिर किया था ना कि हम में से ही कोई आदमी हो सकता है, इसलिए अनऑफिशियली ये केस मैंने कमांड फोर्स को सौंप दिया है। सर, हमारे पास रंजीत मलिक एक आखिरी रास्ता थे जिसके जरिए हम उस तक पहुंच सकते थे, पर वो चांस भी हमने गवा दिया। रंजीत मलिक की मौत उसके गुस्से और गलती के कारण हुई, और वैसे भी मुजरिम तक पहुंचने के लिए वो एकमात्र रास्ता नहीं है, क्योंकि मुजरिम जिस स्पीड से अपने गुनाह किए जा रहा है, वो और भी कोई ना कोई गलती करेगा और रंजीत मलिक जैसे किसी आदमी को अपना अगला मोहरा बनाएगा। हाँ, इसलिए इस केस को हिंदुस्तान के हर डिपार्टमेंट को सौंप दो और टीवी चैनल्स को ये इन्फॉर्म कर दो कि इस केस के मुताल्लिक अगर किसी के पास भी कोई इंफॉर्मेशन हो तो वो पुलिस डिपार्टमेंट को या फिर 100 डायल करके हमसे संपर्क करें। अब ये केस हम गुप्त नहीं रख सकते। क्या सोच रहे हो बेटा? काका, ये सब क्या हो गया काका? मेरा दोस्त हम सबको छोड़कर चला गया काका। क्या बताऊं बेटा, उस दिन एक फोन आया था। काका, मैं उस आदमी को छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरे दोस्त की रातों की नींद हराम कर दी थी। अपने दोस्त की मौत को यूं जाया जाने नहीं दूंगा मैं। हेलो, मैं तुमसे और कमांड फोर्स से अभी मिलना चाहता हूं। सरोज, त्रिपाठी, तुम्हें जब पता था कि रंजीत की जान खतरे में है, तो तुमने उसकी हिफाजत क्यों नहीं की? तुमने ना ही उसे पुलिस प्रोटेक्शन दी, ना ही तुमने इस केस को सीरियसली लिया।
तुम्हें तो बस मेडल लेने थे। तुम्हें अपना नाम हिंदुस्तान के अखबार के हर पहले पन्ने पर देखना था कि आईएएस ऑफिसर त्रिपाठी ने यह कारनामा किया। आज तुम्हारी वजह से मेरा दोस्त इस दुनिया में नहीं है। सरोज, रंजीत सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी दोस्त था। उसके जाने का मुझे भी गम है, इसलिए उसकी हिफाजत के लिए मैंने कमांड फोर्स को अनऑफिशियली अपॉइंट किया था। तो क्या किया उन्होंने? बचा लिया उसे? नहीं ना, तुम लोगों की लापरवाही की वजह से वो मरा है। तुम्हारे होते हुए, कमांड फोर्स के होते हुए कोई आया और उसे मारकर चला गया। ये हो ही नहीं सकता। ये हो ही नहीं सकता कि रंजीत के मरने में किसी का हाथ हो, क्योंकि उसका एक्सीडेंट हमारी आंखों के सामने हुआ था। और चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि आप जो कह रहे हैं वो सच है कि रंजीत का एक्सीडेंट नहीं मर्डर हुआ है, तो फिर वो पैसों से भरा हुआ बैग वहां से गायब क्यों नहीं किया गया? तब से मैं इसे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि उसकी मौत के पीछे किसी का हाथ नहीं है, लेकिन ये है कि मानने को तैयार ही नहीं है। वो एक्सीडेंट नहीं था, उसका मर्डर किया गया था। मैं एक राइटर हूं, मैंने ऐसी बहुत सारी क्रिमिनल घटनाओं पर रिसर्च की है, उसके बाद सस्पेंस नॉवेल लिखी है। देखिए सरोज साहब, मैं आपके दिमाग की कदर करता हूं, पर किताब में मर्डर लिखना और असल में मर्डर होना ये दो अलग चीज है। आप सबूत पैदा करते हैं, बल्कि हमें हालात और सबूत ढूंढने पड़ते हैं। और वैसे भी रंजीत की केस की फाइल का हर सबूत, हर गवाह ये बात चीख चीख कर कह रहा है कि रंजीत का मर्डर नहीं हुआ था, उसका एक्सीडेंट हुआ था। एक काम कीजिए सरोज पांडे जी, इस केस पर एक कहानी लिखिए और फिर साबित कीजिए कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर है। आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं आप लोग को पागल दिख रहा हूं? देखिए ऐसी बात नहीं, पर आप जिस तरह से पेश आ रहे हैं लगता तो कुछ ऐसा ही। अब देखिए, आप जिस तरह से लिखते हैं, सोचते हैं, कल्पना करते हैं, आपके लिए हर घटना एक कहानी है। हाँ, एक बात मैं कबूल करता हूं कि वो आदमी जिससे रंजीत से पैसे मांगे थे, उसे ये पता चल गया था कि उस तक पहुंचने के लिए हम रंजीत का पीछा कर रहे हैं। वो अपने मकसद में कामयाब भी हो गया, पर आंखों देखी बात को मैं झुठला नहीं सकता। एक मिनट। सरोज पांडे, इसका मतलब आप वही लेखक हैं जिन्होंने वो नॉवेल लिखी है गुप्त? उस कहानी का नाम मत लो, उसने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। चीफ, अगर ये कह रहे हैं कि रंजीत का मर्डर किया है, तो इनकी बात में सच्चाई होगी, क्यों अभिनव? अभिनव, क्या तुम्हें भी यह लगता है कि ये एक्सीडेंट नहीं एक मर्डर है, जबकि इस केस की पूरी छानबीन तुमने की है और एक्सीडेंट भी तुम्हारी आंखों के सामने हुआ था? हाँ सर, मुझे विश्वास है इन पर। मुझे लगता है कि ये जो कह रहे हैं वो सच है। और तुमने जो फाइल बनाई है वो झूठी है, फर्जी है। अभिनव, कल तक तुम्हारे दिमाग पर उस कहानी, उस किताब का भूत सवार था, और आज जब उस किताब का राइटर तुम्हारे सामने आ गया, तुम्हारा दिमाग और भी खराब हो गया। चीफ, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। क्या समझूं मैं सरोज साहब की मानसिक परिस्थिति को समझ सकता हूं, पर तुम्हारी इस हरकत को मैं क्या समझूं? मैं कभी सोच भी नहीं सकता था अभिनव कि तुम इतनी गैर जिम्मेदार हरकत कर सकते हो। और अभिनव, तुम ये बात भी भूल गए कि तुम कमांड फोर्स के एक जिम्मेदार ऑफिसर हो। चीफ, बस, इनफ इज इनफ। मैंने आप लोगों को इसलिए यहां बुलाया था कि आप लोग मेरी मदद करेंगे, लेकिन अब मुझे किसी की भी मदद की जरूरत नहीं है। कातिल का पता मैं अकेला लगाऊंगा। एक मिनट सरोज जी,
सरोज जी, यहाँ पर आपका कोई साथ दे ना दे, मैं आपका साथ जरूर दूंगा। मैंने जो फाइल बनाई है वो कहानी का सिर्फ एक पहलू है, लेकिन आपकी मदद से मैं दूसरे पहलू तक पहुंचूंगा और ये साबित कर दूंगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। सरोज जी, जब रंजीत का केस हमारे पास आया तब मुझे आपका वो नॉवल गुप्त याद आ गया। उसमें भी क्रिमिनल ऐसे ही क्राइम करता था और किसी के सामने नहीं आता था। वो नॉवल मैंने एक ट्रेन में पढ़ा था और वो पैसेंजर जिसका वो नॉवल था वो उतर गया, इसलिए मैं पूरा पढ़ नहीं पाया। अभिनव, आज के बाद उस किताब का जिक्र नहीं करोगे तुम। लेकिन सरोज जी, मैं वो नॉवल पढ़ना चाहता हूँ। अभिनव, तुम जा सकते हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। सरोज जी, गुस्सा छोड़िए। अच्छा ठीक है, मैं जिक्र नहीं करूंगा। अभिनव साहब, आप आइए। आप फिर से? मुझे पूरा विस्तार से बताओ कि वो कार तुम्हारे टेम्पो से कैसे टकराई। अभिनव साहब, ये साहब कौन है? ये सरोज पांडे हैं, रंजीत के दोस्त। एक ही सवाल का जवाब कितने लोगों को दूं साहब? हवलदार से लेकर ऑफिसर तक को तो जवाब दे दिया हूं। अब वो कार मेरे टेम्पो से टकरा गई तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं तुम्हारा दुख समझता हूँ, लेकिन एक आखिरी बार मुझे बताओ कि वो हादसा कैसे हुआ। आज के बाद तुम्हें और कोई नहीं पूछेगा। दरअसल तुम जिसे एक्सीडेंट समझ रहे हो वो एक मर्डर था, मर्डर। ये क्या कह रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बस... साहब, आपके दोस्त का एक्सीडेंट था या मर्डर मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक बात याद आई। उस दिन एक आदमी ने मुझसे लिफ्ट मांगी थी और रास्ते में वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। फिर सामने वाले ने उससे पूछा, तुम कहां पर हो? तो उसने मुझसे जगह पूछी। फिर सामने वाले को उसने जगह बताई। फिर अचानक मुझसे कहने लगा, भैया तेज चलाओ, मेरा कोई इंतजार कर रहा है, अगर वक्त पर पहुंचा दोगे तो ज्यादा पैसे दूंगा। फिर एक्सीडेंट के बाद मुझे होश ही नहीं था उससे पैसे लूं। और ये बात तुम अब हमें बता रहे हो? कहाँ है वो लड़का? अब क्या पता था, एक्सीडेंट के बाद मुझे होश कहाँ था। इसका मतलब अगर तुम टेम्पो तेज नहीं चलाते तो ये एक्सीडेंट टल सकता था। काश मैं उस लड़के की बात नहीं सुनता। अच्छा, उस लड़के का हुलिया बताओ हमें। अरे भाई साहब, सुनिए, इस आदमी को जानते हैं? और ये नौटंकी बाज? हाँ, कहाँ ये तो उस जो गली है ना वो वाला, उस गली के तीसरे वाले जो खुली है वहीं पे रहते हैं वो। थैंक यू। ओके। मुझे कुछ नहीं पता सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। एक मिनट सर, मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया सर। मैंने कुछ पूछा? सर, मैं एक छोटा मोटा आर्टिस्ट हूँ, थिएटर करता हूँ, सब नाटक करता हूँ। देख, ये बातें गोल गोल मत घुमा, सीधी तरह बता। उस दिन टेम्पो वाले से लिफ्ट लेने के बाद किससे फोन पे बात कर रहा था? वही तो बता रहा हूँ साहब। इस दिन मुझे एक आदमी मिला और मुझसे कहने लगा कि तुम कितने बड़े एक्टर हो, साबित कर दोगे तो मैं तुम्हें फिल्म में चांस दूंगा। जैसे जैसे मैं तुम्हें फ़ोन पर कहूँगा ऐसे ऐसे तुम ड्राइवर को बताना। सब मैंने कुछ नहीं किया साहब। और उसने कहा ऐसा, मैंने ड्राइवर को बताया। कौन था वो आदमी? मुन्ना कसाई। मुन्ना कसाई नाम है मेरा। मैं एक पेशेवर कातिल हूं। मैं सिर्फ पैसों के लिए काम करता हूं। कोई किसे क्यों मारना चाहता है उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो तब पड़ेगा जब हवालात में पुलिस के डंडे पड़ेंगे। तुम्हारी जितनी उम्र नहीं हुई ना, उससे कई ज्यादा कत्ल कर चुका हूं मैं। और पुलिस की धमकी मुझे मत देना। कई बार जेल जाकर वापस आया हूं। आज तक किसी ने कुछ साबित नहीं किया। तुम क्या साबित करोगे? तेरे जैसे बहुत लोगों को सीधा किया है मैंने।
तू क्या चीज है बे? बच्चे, अभी के अभी तुझे यही गाड़ दूंगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। देखिए भाई साहब, इनकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। भाई साहब, असल में जो मर गया ना, वो मेरा दोस्त था। मैं बस इतना पता लगाना चाहता हूँ कि उसका कातिल कौन है, बस। अब जानकर क्या करोगे? मरने वाला तो मर गया। भाई साहब, अब तक उसका कोई दुश्मन नहीं था। ये अचानक दुश्मन कैसे पैदा हो गया? अचानक कोई पैदा नहीं होता, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। देखो, अपनी इन बातों में हमें फंसाने की कोशिश मत करो तुम। कोशिश कहाँ कर रहा हूँ, मैं तुम्हें फंसा चुका हूँ। बस। अरे भाई, मुन्ना कसाई से इतनी आसानी से बात जान जाओगे तो मजा कैसे आएगा? तुम दोनों को भागकर मजा आया कि नहीं ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे तुम दोनों को भगाने में बहुत मजा आया। चुप। अरे तुम्हें गुस्सा बहुत आता है। और भागना है क्या? अब नहीं। सच तो यह है कि मैंने तुम्हारे दोस्त को नहीं मारा। मुझे एक फोन आया था कि एक कार को टेम्पो से उड़ाना है। मुझे पता नहीं कि फोन किसने किया था। फिर तुम गए क्यों नहीं? क्योंकि मुझे फेस टू फेस मारने में मजा आता है। मैंने ये सुनकर ना बोल दी। तब उन्होंने मुझे दुगनी कीमत की लालच दी। तब मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैंने कीमत 4 गुनी बढ़ा दी। कोई भी तोलमोल किए बिना उन्होंने हाँ बोल दी। फिर मुझे शक हुआ और इसलिए मैं वहां नहीं गया और एक नौटंकी वाले लड़के को हीरो बनाने की लालच में उससे ये काम करवा लिया। वो फोन तुम्हें किस नंबर से आए थे और वो पैसे, वो तुम्हारे अकाउंट में कब और कैसे आए? पीसीओ का नंबर इस्तेमाल किया गया था। तुम्हें कुछ पता चला किसने पैसे डाले थे? अरे सरोज साहब, स्लिप पर फोटो थोड़ी ना छपी थी, लेकिन हाँ, बैंक की सीसीटीवी फुटेज मैंने इस यूएसबी में ले ली है। चलिए देखते हैं। अभी ना उस टाइम कोड पर जाओ जो टाइम कोड ये स्लिप में छपा है। ये क्या? इसमें तो 30 मिनट गायब है। इसका मतलब किसी ने सीसीटीवी के साथ छेड़खानी की है। मैं बैंक में फोन करके देखता हूँ। हाँ मैनेजर साहब, वो जो सीसीटीवी फुटेज में आपसे लेके गया था उसमें तो 30 मिनट गायब है। ओह, एनीवेज थैंक्स। सरोज जी, किसी ने छेड़खानी नहीं की है। एक्चुअली वो बैंक में शॉर्ट सर्किट हो गया था, उससे पावर चली गई। और वैसे भी ये स्लिप तो मैन्युअली बनाई गई है। अभी ना हो, वो शॉर्ट सर्किट हुई नहीं थी, की गई थी ताकि उसका चेहरा सीसीटीवी में ना आ सके। एनीवे सरोज जी, आप घबराइए मत, हम बहुत क्लोज आ गए हैं, हम जरूर ये केस सॉल्व कर लेंगे। अभिनव, अब इन सब से कुछ नहीं होने वाला। अभिनव, तुम जाओ यहां से। सरोज जी, मेरी बात तो सुनिए, कहां जा रहे? अजीब आदमी। आइए आइए, काफी दिनों बाद आइए, बैठिए। कहिए कैसे आना हुआ? मिस्टर त्रिपाठी, हम यहाँ हमारा एक पुराना कर्ज चुकाने आए हैं। कर्ज? कैसा कर्ज? देखिए, अब आपने इतने विश्वास के साथ ये केस हमें सौंपा था, पर आई एम सॉरी, ये केस हम सॉल्व नहीं कर पाए। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। पर पता नहीं आज ऐसा कुछ लग रहा है कि ये केस हम अभी और इसी वक्त सॉल्व कर देंगे। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप? नो नो मिस्टर त्रिपाठी, आई एम सीरियस।
आपके दोस्त रंजीत का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, उसका खून किया गया था, मर्डर। और वो खून आपने किया था मिस्टर त्रिपाठी, आपने। क्या बकवास कर रहे हैं आप जानते हैं आप किससे बात कर रहे हैं, किस पर इल्जाम लगा रहे हैं? हाँ, मैं एक ऐसे इंसान से बात कर रहा हूं जिसने दोस्ती के नाम पर दोस्ती के वजूद का कत्ल किया है, विश्वासघात किया है, उसे बीच सड़क पर नंगा किया। क्यों दोस्त, मुझे जिंदा देखकर तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं, खुशी नहीं हुई मुझे। तुम अगर मर गए होते तो मैं अपने आप को तसल्ली कर लेता, लेकिन तुम मर कर भी नहीं मरे, इस बात का दुख है मुझे। अब मेरे समझ में आया कि जो आदमी अपने आप को मारने की इतनी बड़ी साजिश कर सकता है, वो आदमी ने न जाने कितने ही लोगों को मारा होगा, कितने घर उजाड़े होंगे, कितनी औरतों की मांग का सिंदूर मिटाया होगा, कितने बच्चे अनाथ किए होंगे। बुलंदियों की इस इमारत पर चढ़ने के लिए न जाने कितने लोगों को तुमने अपने पांव के तले कुचला होगा। सरोज, तुम्हें याद है बचपन में तुम बहुत सारी चींटियां मारा करते थे। तब मैं तुमसे पूछता था कि तुम इन चींटियों को क्यों मारते हो, और तुम कहते थे चींटियों के झुंड में से अगर कुछ चींटियां मैंने मार भी दी तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आज मैं तुमसे पूछता हूं, इंसानों के भीड़ में से अगर कुछ इंसान मैंने मार दिए तो उससे क्या फर्क पड़ता है। जिंदगी पहले भी चलती थी और आज भी चलती है ना। वाह, क्या मिसाल दे रहे हो तुम रंजीत। चींटियां और इंसान में तुम्हें कोई फर्क नजर नहीं आता। और ये सब करने से तुम्हें क्या मिला तुम्हें? आजादी। और जानना चाहते हो मुझे ये आजादी किसने दिलाई है? मेरे दोस्त आईएएस ऑफिसर मिस्टर त्रिपाठी ने। एक आईएएस ऑफिसर के ऊपर आप बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं मिस्टर राठौर। मैं चाहूं तो अभी के अभी आप रंजीत के मर्डर का आरोप हमारे सर डालकर हमें सलाखों के पीछे धकेल सकते हैं। पर आप एक बात भूल गए मिस्टर त्रिपाठी कि कमांड फोर्स बिना सबूत कभी कोई काम नहीं करती। अभी ये रहा आपका साइन किया हुआ पे स्लिप, जिससे आपने मुन्ना कसाई के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे। आप बड़ी चालाकी से सबसे बचते हुए निकल गए, लेकिन आपके इस अक्षर एस ने आपको फंसा दिया। आपने अपना नाम सत्येंद्र त्रिपाठी से चेंज करके सचिन तो रख लिया, लेकिन मिस्टर सत्येंद्र त्रिपाठी, आप ये भूल गए कि सचिन की शुरुआत भी एस से ही होती है। मैं आपसे प्यार से बात कर रहा हूं और इस बात का आप गलत मतलब निकाल रहे हैं। अरे इस दुनिया में एक जैसी शक्ल वाले कितने इंसान हो जाते हैं, तो क्या एक जैसा एस लिखने वाले दो इंसान नहीं हो सकते? अरे आप जाइए किसी अच्छे डॉक्टर से अपने दिमाग का इलाज करवाइए। मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। आप लोग ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे अभी आपको अरेस्ट करवाना पड़ेगा। मिस्टर त्रिपाठी, कमांड फोर्स के किसी भी ऑफिसर पर उंगली उठाने वाले के हाथ काटकर हम धड़ से अलग कर देते। एक बात याद रखना कि मेरा हर ऑफिसर कमांड फोर्स की जान है, और वही ऑफिसर देश के लिए जान कुर्बान करने का जज्बा रखता है। मुझे तो तुम पर उसी दिन शक हो गया था जिस दिन ये केस लेकर तुम मेरे पास आए थे। क्या गलत है और क्या सही, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि अब मुझे कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता। और ये जितना काला कारोबार है ना, मेरे बाद ये सब तुम संभालोगे। तुम नहीं, मैं तुम्हारे किसी भी गलत धंधे का साथ नहीं दे सकता। गनीमत मानो कि मैं यहां अकेला आया हूं। मुझे अगर तुम्हारा ये रूप थोड़ा सा भी पता होता ना, तो यहां मेरे साथ पुलिस भी आई होती। सरोज बाबू, तुम्हें तो मेरा साथ देना ही पड़ेगा। शायद तुम नहीं जानते कि तुम मझधार में बहुत बुरी तरह से फंस चुके हो।
ये जितना भी काला कारोबार है ना, ये जितना भी साम्राज्य है, इन सब का मालिक मैं नहीं, इनके मालिक तुम हो। तुम। क्या? तुम सरोज पांडे, तुम। क्यों बोलती बंद हो गई? यार मैं तो तुम्हें बहुत बड़ा राइटर समझता था, लेकिन तुम तो बहुत छोटे राइटर निकले। लेकिन इतने छोटे राइटर होने के बाद भी तुम मुझ तक कैसे पहुंच गए? तुम्हें पता कैसे चला कि मैं जिंदा हूं? सीसीटीवी फुटेज देखकर ही मैं समझ गया था कि तुमने अपने आप को मरा हुआ साबित करने के लिए ये एक्सीडेंट रचा है। क्योंकि जो बैग मैंने तुम्हें गिफ्ट दी थी, वो बैग मैंने बैंक के काउंटर पर देखी। वो बैग तुम बैंक के काउंटर पर भूल आए थे। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? मैं तो कभी बैंक गया ही नहीं। एक स्लिप के आधार पर आप मुझे गुनहगार साबित करना चाहते हैं? अब बताइए, कौन से बैंक में मैंने कहां पैसे जमा कराए? मिस्टर त्रिपाठी, आदमी चाहे कितना भी पढ़ा लिखा हो, पर जब फंसने लगता है तो ऐसी हरकतें करता है। पर आप एक बात भूल गए कि ये तो इस केस का सिर्फ एक पहलू था, बाकी और पहलू आने अभी बाकी है। अभी बताओ थापा, ये आदमी तुम्हारे बैंक में आया था या नहीं? हाँ साहब, ये साहब तो हमारे बैंक में आए थे, पर जब लाइट चली गई थी तब आए थे। और हाँ, ये अपना बैग भी हमारे काउंटर पर भूल गए थे। फिर बाद में इन्होंने मुझसे कहा कि बैग लाकर दे दो, और मैंने लाके दे दिया। ये सब क्या बकवास है? इससे क्या साबित हो सकता है? और वैसे भी रंजीत तो अब मर चुका है। रंजीत मरा नहीं है, वो जिंदा है। सरोज जी, आपको क्या लगा कि आप अपने दोस्त को बचा लेंगे? एक पल के लिए तो मुझे लगा कि आप हार गए, मगर जिस तरीके से अचानक आपने मुझे अपने घर से निकाला, मुझे उसी वक्त आप पर शक हो गया और मैंने साहिल और शाइना को आपके पीछे लगा दिया। मिस्टर त्रिपाठी, आप जैसे कुछ चंद ऑफिसर्स की वजह से आज हमारा देश खतरे में है। एक IAS ऑफिसर जिसके हाथ में पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन का पावर होता है, पर तुमने अपने इस पावर का गलत इस्तेमाल किया। पर तुम उस वक्त एक बात भूल गए कि तुम्हारे इस पावर से ऊपर भी हमारे देश में एक पावर है जिसका नाम है कानून, और उस कानून पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम जैसे ऑफिसर को सख्त से सख्त सजा देगा। You are under arrest. अभी